हेलो गाइस, मेरा नाम है द एक्सप्लेन तेद एंड आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने आया हूँ सीजन 2 एपिसोड 9 ऑफ मैशले मैजिक एंड मसल्स। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इनोसेंट जीरो और उसके मेंबर्स मैश को लेने के लिए मैजिक स्कूल पे आ गए थे और हमारे हीरोज इस चीज को रोकने में लग गए थे। एक तरफ इनोसेंट जीरो और मैजिक स्कूल का हेडमास्टर, एक तरफ मैश और वो येलो बाल वाला इनोसेंट जीरो का मेंबर, और एक तरफ स्टेडियम के अंदर मैश के दोस्त और बहुत सारे मॉन्स्टर्स सभी लड़ रहे होते हैं। इनमें से कौन किस तरीके से जीतेगा, चलिए आज देखते हैं इस एपिसोड में। सीजन 2 एपिसोड 9। एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एडम, जो कि इस दुनिया का सबसे पहला मैजिक यूजर था। This is very much similar to the Adam in the Bible, who was the first human being. Well, Adam एक बहुत ही अच्छा आदमी होता है। उसने ही इस मैजिक स्कूल और ब्यूरो ऑफ मैजिक को बनाया था, और जब वो बूढ़ा हो गया था, वो सोसाइटी में कमजोरों की मदद करने में लग गया था। उसे लगता था कि जो लोग ताकतवर होते हैं उन्हें कमजोरों की हिफाजत करनी चाहिए, और उसके 3 खास स्टूडेंट्स होते हैं। एक होता है मैजिक स्कूल का हेडमास्टर, एक होता है द इनोसेंट जीरो, और एक कोई लड़की होती है। शायद इसके बारे में भी हमें फ्यूचर एपिसोड्स में बताया जाएगा। खैर, ये तो था एडम द फर्स्ट मैजिक यूजर ऑफ दिस वर्ल्ड का हिस्ट्री। अब हम वापस आते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है वही सीन जहाँ हेडमास्टर और इनोसेंट जीरो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इनोसेंट जीरो ने एक स्पेल कास्ट कर लिया था। ये एक फॉरबिडन स्पेल था, यानी कि इसे यूज करना इलीगल था। जैसे ही उस कॉफिन के चेन्स टूटते हैं, अंदर से कोई ऐसा निकलता है जिसे देखकर हेडमास्टर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो था एडम। जी हाँ, कॉफिन के अंदर से निकलता है एडम, और यह हम कह सकते हैं एडम का डेड बॉडी। इनोसेंट जीरो हेडमास्टर को बताता है कि उसने ऐसा मैजिक जान लिया है जिससे बस एक मीट के टुकड़े से वो किसी भी मरे हुए इंसान का शरीर वापस ला सकता है, और शरीर के साथ साथ उस डेड बॉडी का पावर उतना ही होता है जितना मरने से पहले उसके साथ था। बस वो उसके कॉन्शियसनेस को वापस नहीं ला सकता है। एडम के पीछे इनोसेंट जीरो का एक मेंबर आ जाता है। वो एडम को एक पपेट की तरह कंट्रोल कर रहा होता है ताकि वो एडम के अंदर के पावर को यूज कर सके। एडम जरूर मर गया था, पर उसके अंदर का पावर अब भी उतना ही था। हेडमास्टर इनोसेंट जीरो और उसके मेंबर से कहता है कि मानता हूँ पास्ट में एडम सबसे ताकतवर मैजिशियन था इस दुनिया में, पर पास्ट इज पास्ट, और अब प्रेजेंट में मैं सबसे ताकतवर मैजिशियन हूँ। तो अगर तुम प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, चाहे वो एडम ही क्यों ना हो। इसके बाद इनोसेंट जीरो का मेंबर एडम को कंट्रोल करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा मैजिक स्पेल कास्ट कर देता है। हेडमास्टर को इसे रोकने में काफी तकलीफ हो रहा होता है। इनोसेंट जीरो को लग रहा होता है कि यही होगा हेडमास्टर का अंत। हेडमास्टर को काफी तकलीफ हो रहा होता है। वो फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ उसे एडम कुछ समझा रहा होता है। एडम उसे कहता है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं उन्हें कमजोरों की हिफाजत करनी चाहिए। हेडमास्टर उस वक्त जवान होता है। वो एडम के बातों को ठुकराते हुए उनसे वापस सवाल पूछता है कि आप ऐसे लोगों का भी हिफाजत करना जरूरी समझते हैं जो ये डिजर्व नहीं करते, जो अपने आप में कुछ नहीं करते। एडम थोड़ा सोचता है और अपने सीट से उठ के हेडमास्टर के करीब आ जाता है। वो उससे मजाक करता है। एडम कहता है कि बच्चे, तुम्हें अपने मास्टर के बातों को ऐसे क्वेश्चन बैक नहीं करना चाहिए। खैर, स्टूडेंट मास्टर में तो ये सब मजाक चलते रहता है। एडम वापस अपने सीट पे आ जाता है। वो बड़े प्यार से हेडमास्टर को समझाता है, तुम ये अब कह रहे हो, पर जब तुम और थोड़े बड़े हो जाओगे और रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, तुम्हें मेरी बातें समझ में आ जाएगी। और याद रखना, मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि फ्यूचर में तुम एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर मैजिशियन बनोगे। इन द प्रेजेंट हेडमास्टर को ये सब बातें याद करके मोटिवेशन मिलता है। वो उस इनोसेंट जीरो के मेंबर के स्पेल को रोक देता है। अब वो इनोसेंट जीरो का मेंबर
एडम को पपेट की तरह चलाते हुए हेडमास्टर की तरफ बहुत सारे हमले करता है। हेडमास्टर उन हमलों को डॉज करता है। इनोसेंट जीरो का मेंबर दूसरा हमला करता है। प्रोफेसर उसे डॉज तो करता है, पर उस स्पेल ने हेडमास्टर के बदन के कुछ कपड़ों को छू लिया था, जिससे वो कपड़ा इवापोरेट हो जाता है। और यहाँ हमें समझ में आता है कि एडम एक ऐसा मैजिकल यूजर था जिसे डार्क मैजिक यूज करना आता था, और जो भी उस डार्क मैजिक के कांटेक्ट पे आता वो वहां से गायब होके एक ऐसी जगह पहुंच जाता जिसे वॉइड कहते हैं। वॉइड एक ऐसा जगह होता है जहाँ सिर्फ डार्क मैजिक ही डार्क मैजिक होता है। इसलिए अगर आप वहां पहुंच गए तो समझ जाइए कि आप तो गए काम से। अब इनोसेंट जीरो का मेंबर और एक स्पेल कास्ट करता है जिससे हेडमास्टर चारों तरफ से ब्लैक मैजिक से घिर जाते हैं। ब्लैक मैजिक हेडमास्टर को पूरी तरह कवर कर लेता है, और जब सबको लग रहा होता है कि हेडमास्टर तो नहीं बच पाएगा, हेडमास्टर अपने मैजिक से उस डार्क मैजिक को दूर फेंक देता है। इनोसेंट जीरो का मेंबर चौंक जाता है। वो उसके ऊपर दूसरा और भी एक बहुत ही बड़ा हमला करता है। हेडमास्टर उससे भी बाहर निकल जाता है और उल्टा उस इनोसेंट जीरो के मेंबर पे हमला कर देता है। हमले के बाद हमें दिखता है कि उस इनोसेंट जीरो के मेंबर का एक हाथ गायब हो गया था और वहाँ कोई खून नहीं होता। हेडमास्टर उसे एक्सप्लेन करता है कि उसका मैजिक एक स्पेस मैजिक है। जैसे स्पेस स्टोन स्पेस को कंट्रोल करता है, वैसे ही हेडमास्टर के साथ भी स्पेस को कंट्रोल करने का पावर होता है, और इसलिए उस इनोसेंट जीरो के मेंबर का हाथ कटा नहीं था, उसे बस अलग ही स्पेस पे भेज दिया गया था। वो इनोसेंट जीरो का मेंबर पूछता है कि तुम इस डार्क मैजिक से कैसे बच गए। हेडमास्टर उसे बताता है कि जब भी वो उसके ऊपर डार्क मैजिक कर रहा था वो उसे छू नहीं रहा था, क्योंकि अगर वो उसे छू लेता तो वो भी वॉइड में चला जाता, इसलिए वो उसे वहां से डिस्प्लेस कर रहा था। इसलिए एक भी डार्क मैजिक हेडमास्टर को छू नहीं पा रहा था। व्हाट अ जीनियस। इनोसेंट जीरो का मेंबर गुस्से में आके एक बहुत ही बड़ा डार्क मैजिक का बॉल बनाता है और उसे हेडमास्टर के ऊपर कास्ट कर देता है। और अब हम सबको लग रहा होता है कि हेडमास्टर इससे तो बच नहीं पाएगा, पर हेडमास्टर हंसता है। वो इनोसेंट जीरो के मेंबर से कहता है, बच्चे तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है और तुम मुझे आसानी से हरा दोगे। मैं ऐसे ही हेडमास्टर नहीं बना हूँ। अब तक जो भी मैजिक हो रहा था वो तो बस मेरे जादुई छड़ी के वजह से हो रहा था, पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब मैं एक जादुई स्पेल कास्ट करता हूँ तब क्या होता है। ये कहते ही हेडमास्टर एक जादुई स्पेल कास्ट करता है, जिससे वो बहुत बड़ा डार्क मैजिक का बॉल जो उसके तरफ आ रहा था वो उसे तो डिस्प्लेस करता ही है, पर साथ साथ वो एडम और उस इनोसेंट जीरो के मेंबर को भी वहां से डिस्प्लेस कर देता है। इनोसेंट जीरो का मेंबर भागने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसके हाथ एडम से बंधे हुए थे वो भाग नहीं पाता और वो वहां से गायब हो जाता है। हेडमास्टर अपने आंखें बंद करता है और फिर से अपने मास्टर एडम को याद करता है। एडम ने उससे पहले जो कहा था कि कमजोरों की हिफाजत करना ताकतवरों का काम है और तुम ताकतवर हो। ये बात हेडमास्टर को समझ में आ गया था। वो खुद से प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी सोच का हर वक्त पालन करूंगा, अब आप आराम कर सकते हो। इसके बाद हेडमास्टर इनोसेंट जीरो से कहता है, अब हम दोनों आमने सामने हैं, अब तेरा क्या होगा कालिया। इनोसेंट जीरो भी मुस्कुराता है। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है स्टेडियम का सीन, जहां मॉन्स्टर अब तक आ ही रहे होते हैं। डिवाइन विजनरीज सोच रहे होते हैं कि वो इन मॉन्स्टर्स को मार के मैश को हेल्प करेंगे, पर ये मॉन्स्टर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। अब स्टेडियम में पहले से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ गए थे। स्टेडियम के जस्ट बाहर हमें दिखाया जाता है वही येलो बाल वाला लड़का और मैश। मैश उस इनोसेंट जीरो के मेंबर से पूछता है कि मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है, और अब खुलते हैं असली राज। इनोसेंट जीरो का मेंबर मैश को बताता है कि इनोसेंट जीरो एक इमोर्टल हर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए उसे चाहिए होगा 6 ऐसे लोग जिनका इनोसेंट जीरो के साथ खून का नाता है। और मैश तुम मत सोचो कि तुम्हारा जिंदगी का कुछ कीमत है। तुम्हें इनोसेंट जीरो ने इसी काम के लिए बनाया है ताकि तुम्हें वो सेक्रीफाइस कर सके। मैश का जैसे ये सुन के दुनिया हिल जाता है, और जब वो येलो बाल वाला बंदा ये मैश को बता ही रहा होता है, मैश कंबल निकालता है, चादर बिछाता है और वही सो जाता है। वो बंदा मैश को उठने के लिए कहता है और जब मैश के नाक का बबल फूटता है मैश उठ जाता है।
मैश जो कि इतने बड़े बड़े सपने देखता था, उसे आज बता दिया गया था कि उसके जिंदगी का कोई कीमत नहीं, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं है। और उसे अब पता चल गया था कि ये तो बहुत ही सीरियस बात है। वो येलो बाल वाला बंदा फिर से मैश को बता रहा होता है कि तुम्हारी तरह इनोसेंट जीरो ने और भी 6 बच्चे बनाए थे। और जब वो ये कह ही रहा होता है, मैश उसके चेहरे पे एक जोरों का मुक्का मारता है। वो येलो बाल वाला बंदा सोच रहा होता है, ये कैसा बंदा है, मुझे अपना डायलॉग भी पूरा करने नहीं देता। मैश कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं बस एक एक्सपेरिमेंट हूँ, पर भी मेरा अपना इंडिपेंडेंट सोच है और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। और अभी के लिए मेरा मन ये कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ भी गलत करने से रोकूं। ये सुन के उस येलो बाल वाले के आंखों के नीचे भी और एक लाइन आ जाता है। वो भी एक ट्रिपल लाइनर था। बाबा रे, अब सभी ट्रिपल लाइनर्स बन रहे हैं। शायद अब वो दिन दूर नहीं जब कोई 100 लाइनर्स भी आ जाएगा। इसके बाद इनोसेंट जीरो का वो मेंबर एक स्पेल कास्ट करता है, समन हेफास्टिस, और ये कहते हैं उस येलो बाल वाले बंदे के आसपास चार ब्लेड्स आ जाते हैं। ये ब्लेड्स डायमंड से बने हुए होते हैं, इसलिए ये बंदा उन ब्लेड्स के मदद से जिसे भी चाहे काट सकता है। गाइस, मैं यहाँ थोड़ा सा ज्ञान फैलाना चाहूंगा। जैसे हिंदू में विश्वकर्मा भगवान होता है जो कि हिंदू भगवानों का इंजीनियर होता है, वैसे ही ग्रीक भगवानों का इंजीनियर होता है हेफास्टियस। खैर, इसके बाद वो येलो बाल वाला बंदा मैश की तरफ अपने 2 ब्लेड से हमला कर देता है। मैश उन ब्लेड से बचते हुए उस येलो बाल वाले बंदे के सामने पहुंच जाता है। मैश ने उन ब्लेड्स को अभी के लिए तो चकमा दे दिया था। उसे दिखता है कि उस येलो बाल वाले बंदे के साथ तो और भी 2 ब्लेड्स हैं, और ये इसलिए ताकि अगर मैश उसके करीब आ जाए तो वो इन 2 ब्लेड से मैश पे हमला कर दे। वो येलो बाल वाला बंदा मैश से कहता है, मैंने जिन ब्लेड से तुम्हारे ऊपर हमला किया है वो ऐसे ब्लेड्स हैं जो तब तक किसी का पीछा नहीं छोड़ते जब तक उसने उसे मार नहीं दिया। और ये कहते ही मैश के पीछे से वो ब्लेड मैश की तरफ फिर से आ जाता है। मैश उससे बाल बचता है। मैश ने उन ब्लेड्स को फिर से एक बार चकमा दे दिया था। वो दोनों ब्लेड्स उस येलो बाल वाले बंदे के साथ वापस चला जाता है। वो येलो बाल वाला बंदा कहता है कि तुम मुझे अब हरगिज नहीं हरा पाओगे, क्योंकि तुम इस ब्लेड को छू नहीं पाओगे। तुम छूओगे तो ये तुम्हें काट देगा, और अगर तुम मुझसे भागने की कोशिश करोगे तो मैं इस कार्बन बॉल के मदद से तुम्हारे सारे दोस्तों को मार दूंगा। मैश इस बात को सुनकर सीरियस हो जाता है। वो येलो बाल वाला बंदा मैश की तरफ अपने 2 ब्लेड से फिर से हमला कर देता है। मैश वहां से भाग जाता है। उस येलो बाल वाले बंदे को लग रहा होता है क्या उसने अपने दोस्तों को कुर्बान कर दिया, पर जब वो ये सोच रहा होता है पीछे से उस बंदे के कंधे को कोई पकड़ता है। ये होता है मैश। मैश उसे बताता है कि वो मैजिक स्कूल के आसपास इतनी तेजी से भागा कि ब्लेड्स बहुत ही पीछे रह गए हैं। मैश उस येलो बाल वाले बंदे को बहुत जोर से पकड़ लेता है ताकि वो येलो बाल वाला बंदा भाग ना पाए और वो खुद के ही ब्लेड से कट जाए। खैर, वो येलो बाल वाला बंदा हंसता है और मैश को कहता है कि क्या तुम भूल गए कि मैं अपने आसपास एक डायमंड का आर्मर बना सकता हूँ। ये कहते ही वो अपने आसपास एक डायमंड का आर्मर बना लेता है। वो ब्लेड पीछे से आता है और मैश को काट देता है। वो येलो बाल वाला लड़का हंसते हुए मैश के माथे को अपने पैर से मार रहा होता है, पर अचानक उस येलो बाल वाले लड़के को अपने पैर पे कुछ अजीब महसूस होता है। वो देखता है कि मैश का सिर एक बहुत बड़ा क्रीम बन में बदल गया था। मैश उठता है, अपने माथे से उस बड़े वाले क्रीम बन को निकालता है, उसे खोलता है, और जब मैश उस बड़े से क्रीम बन को खोलता है उसके अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे क्रीम बन्स होते हैं। मैश एक एक करके सारे क्रीम बन्स को उस येलो बाल वाले बंदे के मुंह पे ठूस रहा होता है। वो उसे इतना ठूस देता है कि वो येलो बाल वाला बंदा सांस नहीं ले पा रहा होता। और गाइस, अब इस फाइट में आता है एक असली ट्विस्ट। असल में वो येलो बाल वाला लड़का हेलुसिनेट कर रहा होता है। मैश ने उसे उसके डायमंड आर्मर के ऊपर से ही चोक कर दिया था, जिससे उसके ब्रेन का ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो चुका था। हमें बताया जाता है कि जब मैश के साथ कोई चारा नहीं रह गया था और वो डायमंड ब्लेड्स उसे काटने ही वाले थे, मैश ने उस बंदे को चोक कर दिया था, जिससे पलक झपकते ही वो बेहोश हो गया था और वो डायमंड का ब्लेड वहां से गायब हो गया था। ये होते ही वो बहुत बड़ा काला डायमंड का बॉल भी टूट के पानी पे गिर जाता है।
मैश उस येलो बाल वाले लड़के को छोड़ देता है। वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। मैश उसे कहता है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया था तुम्हें नॉकआउट करने में, और अगर तुम फिर से जाग जाओगे और फिर से कुछ गलत करोगे तो मैं इन हाथों से तुम्हें फिर से नॉकआउट कर दूंगा। और गाइस, इस तरीके से हो जाता है एपिसोड 9 का अंत। इस एपिसोड में हमने देखा कि मैश और उस येलो बाल वाले बंदे के बीच के फाइट में मैश जीत गया था, पर अब भी स्टेडियम के अंदर हमारे हीरोज उन मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, और ये मॉन्स्टर्स आते ही जाएंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हेडमास्टर इनोसेंट जीरो को हरा नहीं देता है। अगले एपिसोड में शायद हमें देखने को मिलेगा हेडमास्टर और इनोसेंट जीरो के बीच का फाइट। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ, शायद आप भी होंगे। और अगर आपको ये एपिसोड्स देखने हैं तो आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब और दबाना होगा उस बेल नोटिफिकेशंस को, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका एक्सप्लेन तेज। आपको मैं मिलूंगा कल, तब तक के लिए बाय।